चलिए सर करें स्टार्ट। तो टॉपिक नंबर अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए। देन मैं आपको डायरेक्ट पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा। समरी आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है चैप्टर की पूरे के पूरे, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स हैं। चैप्टर का नाम जैसे आपके सामने है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं। चैप्टर 3 लिखिए फटाफट कॉपीज पे। चैप्टर 3 मैं लास्ट में करा दूंगा बच्चे। वो तो काफी तो हो ही गए थे, मुझे लगता है लास्ट के लगे थे। हाँ जी, चैप्टर 3 लिखिए फटाफट। रेजिडेंशियल स्टेटस, सारा बस आवाज नहीं चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, फटाफट लिखिए। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, इस बार रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। तो पहले तो मैं आपको समरी प्रोवाइड कर रखी है और आपके बुक का चैप्टर भी स्कैन करके यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय हमारी 3 लेक्चर्स में जो आपके साथ बात हुई थी। थोड़ा सा रिपीट कर दूं। बेसिकली वो ये चीज थी कि टैक्स का एक्ट 1961, रूल्स क्या थे 1962, अबाउट था प्रीवियस ईयर क्या है, अबाउट था असेसमेंट ईयर क्या, अगर आपको डन ओके। कुछ हमारी थी एक्सेप्शंस की, 5 एक्सेप्शंस हैं जिसका टैक्स आप सेम ईयर में ही देते हो, नॉट इन द असेसमेंट ईयर। वो 5 एक्सेप्शंस क्या थी? शिपिंग बिजनेस ऑफ एन पर्सन परमानेंटली लिविंग इंडिया, एओपी बियइंग फाउंड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, एंड था ये अपना डिसकंटिन्यू बिजनेस, और एक लास्ट था ट्रांसफरिंग ऑफ एसेट्स फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन थी व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन। तो पर्सन ने पढ़ा था 7 तरह का। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, फर्म, कंपनी, एलए, लोकल अथॉरिटी, एंड लास्ट था एजेपी। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्लैबरेट्स, और मैंने 4 लोगों की आपसे स्लैबरेट की बात करी। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। 3 लोगों के स्लैब रेट की बात नहीं करी, पता होना चाहिए फर्म, कंपनी, एलए, लोकल अथॉरिटी। बिकॉज लोकल अथॉरिटी कई बार सोसाइटी बना के काम करती है तो उसका अलग टैक्सेशन है। हमारे सिलेबस में दूर दूर तक तो लोकल अथॉरिटी का तो है नहीं। फर्म और कंपनी का हो सकता है दूसरे सेमेस्टर में जाके, बट रेट्स पता होने चाहिए। तो रेट्स मैंने बता दिया था, फर्म और कंपनी पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है, फ्लैट, 1 रुपया भी उनको माफ नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी उनको देना पड़ता है, कितने परसेंट? 4% ऑफ टैक्स। मतलब ये नहीं है हमने 30% कर दिया तो सेस भी चेंज कर दिया, नहीं, सेस हमने सबके लिए क्या रखा जी? सेम रखा। जो रेट्स आपने पढ़े थे वो कुछ स्लैब वाइज थे, तो वो थे इंडिविजुअल, एचईएफ, एओपी, बीओआई एंड किसके लिए? एजेपी। तो उसमें था 0 से 2.5, कुछ सबको याद हो, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20, 10 के ऊपर 30। तो पहले मैंने जो रेट पढ़ाए थे, जो मैंने अभी बोले आपके सामने, ये थे अगर एज लेस देन 60 है, या मैं ये कहूं एज का फर्क ही नहीं पड़ता अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं। तो आज उसी चैप्टर का जन्म करने जा रहे हैं। सर आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट है या ये पर्सन रेजिडेंट है? हम सारी बातें करके बैठ गए, पहले ये टैक्स लूंगा, ये टैक्स लूंगा, हमने क्वेश्चन भी करने शुरू कर दिया, टैक्स निकालना शुरू कर दिया, बट हमें यही नहीं पता वेदर द कंसर्न पर्सन जिससे हमने टैक्स लेना है, क्या वो हिंदुस्तान का नागरिक है भी के नहीं। तो वो कैसे डिटरमाइन होगा? लिखा लिखाया पड़ा है, सब नोट्स बुक में, क्वेश्चंस क्लियर है। इस चैप्टर की वेटेज क्या है? वेटेज वाइज बात करूं तो 15 से 20 नंबर आराम से। रीजन दैट एक तो थ्योरी पक्का है इसका, ओवरऑल ऑल असेसीज का, ऑल असेसी, ऑल मतलब इंडिविजुअल, एचईएफ, वो सारे 7 लोग, सबका आपसे क्या पूछा जाएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए एंड हाउ कैन यू डिटरमाइन द स्टेटस। और मेरा जो पेज मैंने आपको दिया है ये मेन टेक्निकल पेज है, ये सिर्फ एक ही बंदे का स्टेटस आपको मेन बताता है, वो है इंडिविजुअल, जो मेन है, टेक्निकल है। बाकी आपके सामने पढ़ूंगा एक एक लाइन क्या है, फर्म एक लाइन क्या है, और अच्छी बात आपकी बुक ने भी समरी दी हुई है तो उसके बारे में आराम से वहां से ही पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका आएगा जी न्यूमेरिकल, जो हमारा अभी इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी आज ये पॉइंट पढ़ाए जाएं और कुछ बातें आपसे डिस्कस करके अगली क्लास में हम न्यूमेरिकल का बेस रख लें, और अगली 2 क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे बस। ये चैप्टर भी साथ के साथ फिनिश। जबकि
चैप्टर नंबर हम 2 स्टार्ट कर सकते थे। आप जो सोचते हैं हमेशा 1 2 ऐसा चलता होगा। 2 में है एग्रीकल्चर इनकम, वो है एग्जाम्पल, और चैप्टर नंबर 4 में पहले पढ़ाया जाएगा कि एग्जाम्पल है नहीं है, देन चैप्टर 2 कराया जाएगा। और उसके मैं पहले 3-4 क्वेश्चन तो करा देता, फिफ्थ क्वेश्चन पे जाके मुझे फिर ब्रेक लानी पड़ती, क्योंकि जब तक बाकी हेड्स आपने नहीं पढ़े तो उस क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं। तो ये मैं थोड़ा सा आज ही बैकग्राउंड क्लियर कर दूं, कि हमें लगे सर ने सीधा चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया या साथ वालों में कहीं और चैप्टर चल रहा है, तो अपना अपना स्टाइल है। जब मुझे हेड्स क्लियर हो जाएंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इट्स अ पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, देन मैं किसी भी चैप्टर को पकड़ लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन। अब चैप्टर का नाम है जी रेजिडेंशियल स्टेटस। स्लैब्स की बात हो गई, बर्थडे की बात हुई, अगर आप याद हो 1 अप्रैल जिनका बर्थडे है, और डाउट किनको आएगा, सिर्फ इंडिविजुअल को। ऊपर से जो 59 से क्या हो रहे हैं 60, या 79 से क्या हो रहे हैं 80, अदरवाइज और किसको डाउट नहीं है। तो सरकार ने इसके ऊपर सर्कुलर निकाला, हम आपका बेनिफिट कैंसिल नहीं करेंगे ड्यू टू द एज ऑफ नेक्स्ट डे। क्या होगा, बर्थडे नेक्स्ट डे है, मैं 31 मार्च को ही आपको कितनी एज का मान लूंगा, 60। तो आपने एक सेक्शन और पढ़ा 87A, अगर नाम से कैच कर पा रहे हो, रिबेट सिर्फ किसको मिलती है, इंडिविजुअल। ऊपर से इंडिविजुअल क्या होना चाहिए, दोबारा बोलना, रेजिडेंट। आज फिर वही बात करूंगा, सर यही तो बताओ आप कैसे डिटरमाइन करोगे रेजिडेंट है। अगर मैं बात को थोड़ा और खींचूं, प्लस उसकी टोटल इनकम अप टू होनी चाहिए 5 लाख, और मैं टोटल इनकम बोल रहा हूं। मैंने एक वर्ड बताया था, फर्स्ट टाइम जो इनकम होती है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, माइनस उसमें से क्या किया जाता है, डिडक्शन। जैसे एग्जांपल दी मैंने, पीपीएफ, एलआईसी, एक मेडिकल इंश्योरेंस, जो एक कॉमन नाम बच्चों ने सुने होते हैं, या एफडी 5 साल की, या सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पोस्ट ऑफिस या बैंक में अकाउंट ओपन होता है वहां पे, तो वहां पैसे जमा करा दो ना, लाइक दैट। तो टोटल इनकम, तो जितना टैक्स और 12,500 विच एवरीज लोअर, उतने को आपको रिबेट मिल गई। क्वेश्चन ज्यादा नहीं था इसके ऊपर, एक ही क्वेश्चन था जो कल आपने लास्ट लेक्चर में मुझे और नहीं बता दिया था कि सर ये 0 हो जाएगा जी, कारण 494 लाइक दैट, ऐसा कुछ इनकम थी, ऐसा कुछ। ओके, तो इसके बाद तो चर्चा चलने वाली है हमारी, ये हमारा पिछला सारे लेक्चर्स का क्रक्स था, और लेक्चर्स मैं आपको ओपनली शेयर कर चुका हूं, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 दोबारा भी आपको शेयर होंगे, ऐप पे तो मिलने ही मिलने हैं, बिकॉज इन दिनों आपका ग्रुप बना दिया जाएगा, उसी ग्रुप के अंदर सारी नोटिफिकेशन, सारे मैसेजेस, जैसे आज भी अकेले अकेले सबको मैसेज फॉरवर्ड किया गया, आने वाले टाइम में वो मैसेज ग्रुप बन जाएगा, सारे नोटिफिकेशन, सारी क्लासेस, कुछ ओपन लेक्चर्स जो आपको दिए जाएंगे सिर्फ आप लोगों को, कुछ ओपन आप आगे भी शेयर कर सकते हैं जिस मर्जी को, कोई दिक्कत नहीं है, ओपन है वो, मैंने पब्लिक करे हुए हैं, तो उसमें यूट्यूब से व्यूज अपने आप आते रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या आता है, कि जो स्पेसिफिक हो जाएगा देन आपको ही मिलेंगे, सिर्फ ऐप पे मिलेंगे। डन। तो आज के चैप्टर की बात करते हैं, फटाफट लिखना शुरू करेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है जी, जल्दी बोलना, रेजिडेंशियल। मैं आपका स्टेटस पता करना चाहता हूं, आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट। दूसरा चैप्टर साथ में ही है, चलो ये पता कर लिया आप रेजिडेंट हैं। दूसरा क्वेश्चन तो अभी मेन पेंडिंग है, रेजिडेंट पता करके क्या किया, रेजिडेंट पता करके क्या फायदा हुआ, हमें चाहिए आपकी टोटल इनकम। सर इनकम आएगी तभी टैक्स निकालेंगे, तभी रेजिडेंट निकालने का फायदा हुआ, कैसे। तो हेडिंग दीजिएगा, पहले हम लोग चार्ट बनाने जा रहे हैं, किसका बच्चे, इंडिविजुअल। किसका बना रहे हैं जी, इंडिविजुअल। सेंटर में हेडिंग दीजिएगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की अगर मैं एरो बनाऊं सर, 2 है। नंबर 1 इंडिविजुअल क्या हो सकता है, जल्दी बोलना जी, रेजिडेंट। ये मेरा पहला पॉइंट आपके साथ जो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, रेजिडेंट। और दूसरा क्या हो सकता है जी, ऑब्वियसली इट्स अ नॉन रेजिडेंट। पहला है रेजिडेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एक बार आर कह सकते हैं, और नॉन रेजिडेंट को आप ज्यादातर बोलते भी आप लोग ये वर्ड एनआर, अब यही बोलते हैं लोग एनआर, ठीक है। रेजिडेंट अगर आप बन जाएंगे तो मैं आगे फर्दर आपको एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूं, क्या आप ऑर्डिनरीली, क्या वर्ड है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली स्पेलिंग ना, ORDINARILY, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं, या आप नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट हैं। तो ये मेरा ओवरऑल क्रक्स है आपके साथ अभी के लिए, अभी के लिए। अब सारा लिखेंगे, इसके बाद फिर आपको शुरू कर देंगे बुक से, डायरेक्टली पीडीएफ से। कुछ बुक से भी पढ़ाया जाएगा इस बार, तो मैंने पहले स्कैन कर दिया, तभी फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी स्कैन नहीं किया, उसका लॉजिक है पीछे, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे बच्चे OR, और नहीं कह देना इसको, मुझे पता नहीं चलेगा क्या कह रहे हो। OR अलग अलग बोला जाएगा, ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और इसको कहा जाएगा NOR,
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इसका लॉजिक आज कुछ तो क्लियर हो जाएगा, मेन अगली क्लास में क्लियर हो जाएगा व्हाई वी आर डिस्क्राइबिंग दैट कि आप ऑर्डिनरी हैं या नॉट ऑर्डिनरी हैं। एनआर तो बाहर ही हो गया, एनआर तो पहली गेम में क्या हो गया, बाहर, डन। अगला चार्ट लिखेंगे फटाफट, HUF। अब जानते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसको भी दो क्वेश्चन पूछे गए, वो बताऊंगा कौन से। नंबर 1, अगर आप मेरी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट, अदरवाइज आप क्या बन जाएंगे सर, नॉन रेजिडेंट। वो भी चर्चा करेंगे कौन सेटिस्फाई करेगा, करता करेगा, या HUF में आप जानते हो कौन होते हैं घर के मेंबर्स, तो कंडीशन कौन मेट करके देगा। अगर रेजिडेंट बन गया, अगेन दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ये ऑर्डिनरली, क्या आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, जिसको आप NORB ऊपर मैंने लिखा था। क्लियर हो गया। तो सिर्फ इन दो लोगों से, अगर आप स्क्रीन पे दे पा रहे हैं, सिर्फ इन दो लोगों से दो दो बार क्वेश्चन पूछे गए। पहले तो ये चेक किया जाएगा क्या आप रेजिडेंट हैं। अगर आप कहते हैं यस रेजिडेंट हैं, कुछ कंडीशंस है मेरी, आप पढ़ाऊंगा, तो आप कंडीशन चेक करेंगे, तो ऑब्वियसली कंडीशन क्या होनी चाहिए, आप +2 से कुछ सुनते आए होंगे, नंबर ऑफ डेज बेसिस, कितने दिन आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जो नॉर्मली इकोनॉमिक्स में होता था नेशनल इनकम टाइप में 182, ऐसा कुछ मोटा मोटी सरकार ने हाफ ही रख लिया यार, 182 और मोर। सर आप डेज कह रहे हैं तो बड़ा स्ट्रिक्टली डेज को ही फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल, मैं मंथ्स नहीं कह रहा। बच्चे कहते हैं 182 डेज मतलब 6 महीने हो गए, आप अपने अकॉर्डिंग 6 महीने बोल लीजिए, पर मेरे अकॉर्डिंग तो एक एक दिन का फर्क रहेगा, क्वेश्चन वाइज आप चेक करेंगे। सर तो बड़ा स्ट्रिक्ट चेक कर रहे हैं, 10 अप्रैल को गए, वहां से काउंट कर रहे हैं और वापिस इंडिया आए, फिर फॉरेन चले गए, फिर इंडिया आए, तो इस चैप्टर की ये कला रहेगी। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कौन पर्सन हैं, जल्दी बोलना जी अपने पास, फर्म, नेक्स्ट नहीं मैं भी कंपनी की बात नहीं करूंगा जी, AOP BOI, अपने पास कौन कौन है, AJP। मैंने इंडिविजुअल की बात करी, HUF की बात करी, 3 लोग यहां रख लिए, कौन, AOP BOI को मैं इकट्ठा मानता हूं, AOP BOI इज अ वन पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फर्म अलग है और AJP अलग है। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, सिर्फ 2 ही बार पूछा जाएगा, क्या आप रेजिडेंट हैं या क्या नॉन रेजिडेंट। इनसे आगे क्वेश्चन बच्चे नहीं पूछा जाएगा, समझना बात को, इनसे आगे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस या तो ये आर है रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, ज्यादा नहीं इनसे पूछा जाएगा फर्म, ठीक है। कंपनी से अलग पॉइंट है, कंपनी से भी अगर मैं पूछूं क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कंपनी से, पर उसकी कंडीशन डेज बेसिस पे नहीं है, उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, कौन था जल्दी बोलना जी, लिखिएगा, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करिएगा। इंडिविजुअल, मैं पहले बात कर रहा हूं इंडिविजुअल से, क्या बनने की, जल्दी बोलना, रेजिडेंट, ध्यान से सुनना, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या था, नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंट बनने के लिए ध्यान से समझना, मैंने आपके सामने यहां सेंटर में कंडीशन लगाई, और अगर आप देख पा रहे हैं क्या, और एक पॉइंट कौन सा है, बी। तो मैं आपसे दो कंडीशनें पूछना चाहता हूं, आप उन दो में से कोई एक, अगर समझ पा रहे हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है और आ गया, कोई एक आपने करना है। मैं आपको दो कंडीशनें पूछूंगा, ध्यान से कैच करना मेरी बात को, फिर इसलिए बढ़ाऊंगा, इसमें बड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है इसलिए इसे नहीं बढ़ा पा रहा, मैं डायरेक्ट खत्म कर दूं आपको। तो कहना क्या चाहता है रेजिडेंट बनने के लिए, कंडीशन सुनना, ही मस्ट, आप लिख सकते हैं रिजाइड्स, रिजाइड्स, रेजिडेंट नहीं बोल रहा, फर्क आएगा वर्ड रेजिडेंट और रिजाइड्स में फर्क आएगा। ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, ज्यादा टाइम के लिए। ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया, रिजाइड्स रहे, इंडिया में रहना चाहिए, रिजाइड्स मतलब रहना, इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, ये क्यों कहा गया, आपको लगा शायद लंबे समय के लिए रहे, नहीं भाई, आप आज आ भी सकते हैं, आप अभी यहाँ बैठे हैं, 10 दिन में आपकी फ्लाइट है, आप चले गए, महीने में फिर वापस आ गए, 2 महीने में फिर चले गए, तो फिर वापस आ गए, जितना टाइम आप कहाँ थे, इंडिया। तो मैंने वर्ड क्या कहा, फॉर अ पीरियड और पीरियड्स, एग्रीगेट, एग्रीगेटिंग ऑल 182 days और more,
182 डेज। एग्रीगेटिंग मतलब सबका टोटल लगा के, सम टोटल। ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया फॉर अ पीरियड और पीरियड्स एग्रीगेटिंग इन ऑल 182 डेज और मोर इन द, मेन वर्ड तो ये है, रेलेवेंट, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में समटाइम यूज किया करूंगा आरपीवाई। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लिख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा, ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया। ध्यान से सुनना, एक पॉइंट पे अंदर चला जाएगा, क्योंकि अगले तो अमेंडमेंट्स हैं इसके साथ, और आपको बिल्कुल अपडेट बताऊंगा क्या चीज इस टाइम राइट नाउ स्टेटस में चल रहा है और क्या प्रैक्टिकल इंडिया का सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। ही मस्ट रिजाइड, रिजाइड मतलब रहना, मैंने कहा इन इंडिया में, फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स अमाउंटिंग इन ऑल या एग्रीगेटिंग इन ऑल 182 डेज, और क्या लिखा जी मैंने, जल्दी बोलना जी, 182 डेज और मोर इन द कहां लिखा, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो आप इससे क्या समझते हैं पहले आप बताएंगे, फिर देन आप एक लाइन में इसको फिनिश करेंगे। आप इससे क्या समझते हैं? पहली बात थोड़ा रिपीट कर दूं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कौन से असेसमेंट ईयर का कर रहे हैं, दोबारा से पूछना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहाँ अकाउंट्स की तरह नहीं है कोई भी ईयर लिख दूंगा मैं, 31 मार्च लिखना कोई भी लिख दो, 31 मार्च 16, बैलेंस शीट 18 की दे दो, 19 की दे दो, नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे ईयर क्या रहेगा, फिक्स। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कल भी बात की थी, असेसमेंट ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, 23-24, और आपकी बुक पे भी लिखा हुआ है 23-24। तो प्रीवियस ईयर में किस साल के लिए स्टेटस चेक कर रहा हूं, पहले ये तो देख लो। हम टकरे मारी जा रहे हैं जी, इंडिया में था, वहां था, पहले सर ये तो काउंट कर लो। अब आप किस साल के लिए स्टेटस चेक कर रहे हैं? मैं चेक कर रहा हूं जी कौन से साल के लिए, 22-23 के लिए। अब दिमाग में घंटी रहे, जो भी 31 मार्च 23, अभी 31 मार्च 23 जो निकला है, मैं सिर्फ 22-23 के लिए चेक कर रहा हूं, और किसी के लिए। पहली बात तो, क्योंकि 22-23 का टैक्स कब दिया जाता है, 23-24, जब मैं टैक्स भरने लगा। पर मेरे मामले में तो आप सोच ही नहीं सकते, कारण कि मैं कहा था भाई जन्म अधिकार कहाँ बैठे हैं हिंदुस्तान, कई बार गए ही नहीं, ऐसा सिस्टम ही नहीं कि 4 महीने फॉरेन चले जाए। आप जो पंचकुला चंडीगढ़ लोगों का आम है कि मोस्टली बच्चे फॉरेन सेट हैं, आप रिटायर हैं तो 4 महीने 5 महीने चले गए फॉरेन, इंडिया लगाए, कभी इधर आ गए कभी उधर चले गए। तो उनके केस में एक नई चीज बता दूं, हर साल मुझे आपका स्टेटस चेक करना पड़ेगा, हर साल। आपके मन में जाएगा एक बार चेक कर लिया 2019 में, 2018 में, हाँ जी सर आप रेजिडेंट प्रूव हो गए, नहीं सर, नॉलेज के लिए बता दूं, हर साल एज अ इंडिविजुअल आपका स्टेटस क्या होता है, चेक। अब आप मान लो रिटर्न भरते हैं, आपके घर वाले रिटर्न भरते हैं, तो आपको कहोगे सर हमने तो कभी चेक कराया नहीं, या सीए करता हो तो पता नहीं। रीजन इज दैट आप भी लोकल है, मैं भी लोकल हूं, अगर आप मेरे क्लाइंट हैं तो मुझे पता होगा मेरा क्लाइंट कहाँ रहता है, कि कितना बाहर जाता है, कितना बाहर नहीं, चल जाता भी होगा 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, पर 182 डेज तो मैं भी नहीं सुना उसको यार, ये 6 महीने बाहर रहता है। तो उस केस में मुझे इसका स्टेटस हर साल उसको पूछना पड़ेगा, हाँ भाई क्या सिस्टम है, क्या तेरा पासपोर्ट वीजा कहता है, कितने दिन तो इंडिया था, कितने दिन तो इंडिया से बाहर था। सर क्यों इतना डीप क्यों कर रहे हो? मैं कहा मुझे क्वेश्चन पूछने से पहले आपको पूछना चाहिए। आप स्लैब रेट नहीं पढ़कर, स्लैब रेट नहीं पढ़ा कि रेजिडेंट होगा तो एज का बेनिफिट मिलेगा, रेजिडेंट नहीं होगा तो एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 87 का रिबेट किसको मिलेगा, अगर रेजिडेंट होगा, अगर नॉन रेजिडेंट पाए गए 87 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना बड़ा फर्क है, कल तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया, तो आज जाके पता चलता है सर ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सीधा एज पढ़ रहे हैं ये और पढ़ रहे हैं रेजिडेंट ये, और ये तो हमें पता नहीं कि रेजिडेंट होता कैसे है, कितने दिन। मुझे मगर आपसे कुछ उल्टा, जहां मैं अपने क्लाइंट को कहूं भाई तूने अगर इंडिया में टैक्सेबिलिटी करानी है या इंडिया का रेजिडेंट होने का बेनिफिट लेना है, तो तुझे 182 दिन, सुनना से 182 डेज कहां रहने पड़ेंगे, इंडिया। अब आप भी सियाने हैं, इतना सोचेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा बड़ा टाइम, क्योंकि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बच्चे बाहर सेटल है तो मैं नहीं जाना चाहता यार, 6-6 महीने आप बहुत बड़ा टाइम कह रहे हैं, 182 डेज सीधा हाफ कर दिया हमने मोटा मोटी, 365 का या 66 का हाफ करूं तो 183, 182 का हाफ कर दिया। और वह आपस में इतना पागल कोई भी नहीं सुना, मैं तो यार आना जाना लगा रहे, टिकटों भी फ्री लगते हैं, पास तो बनानी हुआ जैसे मर्जी गेड़ी मारी जाओ, तो प्रॉपर टिकटों के पैसे भी लगेंगे सर, मैं तो नहीं जी। मेरे ओनर है यहाँ पे 832 में, पहले जहाँ में पीजी रहते थे हम लोग, तो जैसे ही हमने रेंट पे लिया, इन्होंने बेटे के पास चले गए ऑस्ट्रेलिया, और ऐसा गए 1 मार्च को दिवाली पे। तो लोग ऐसे हैं 6-6 महीने 7-7 महीने, यहाँ घर लॉक है, ऊपर रेंट पे है, किराया आ रहा है, सिंपल ठीक है, फिक्स इनकम है, या ऑनलाइन बिजनेस हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं, बिजनेस चल रहा है अपने आप ही, तो घूम रहे हैं, या उनके बच्चे बाहर सेटल है, मोस्टली रीजन इज दैट, या उन्होंने वहां पे भी घर वगैरह रखा हुआ है, जो भी, चलो एक सिस्टम लगा दो।
तो मैं क्या जी सर, ये तो मुश्किल है कि अगर हिंदुस्तान का नागरिक बनना है, ध्यान से सुनना, 182 डेज इंडिया में होने चाहिए। किस साल? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट प्रीवियस ईयर? जिस साल का आप क्या निकाल रहे हो टैक्स, दोबारा सुन लो, जिस साल का आप क्या निकाल रहे हो टैक्स, आपके लिए फायदा कर देता हूं। क्या सर हमें चेंज करना पड़ेगा? नहीं, आपके लिए रेलेवेंट ईयर क्या है? फिक्स, क्योंकि आप असेसमेंट ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हो? 23-24। तो प्रीवियस ईयर आपका कौन सा होगा? पिछला साल 22-23। तो ये कभी चेंज नहीं होना कि सर हर क्वेश्चन में चेंज होगा। क्यों होगा भाई? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, नाम सुना मेरा? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज आपके लिए क्या रहेगा? 22-23। अभी मैं राइट नाउ रिटर्न भर रहा था, अपनी रिटर्न भरूं तो आपको तो बैठे इंडिया में, तो पहले कह रहा हूं आपको, या कहां पे हैं 182 और मोर, कहां पे हैं? इंडिया। मैंने कहा सरकार से, मैं कहे तो मुश्किल है, बहुत हार्ड कंडीशन आपने रखी है, कहते घबराओ नहीं, एक कंडीशन और है। क्या है? एक कंडीशन और है, और दोनों के बीच में क्या, जल्दी बोलना, और कोई सेटिस्फाई कर देना, मैं आपको अपना क्या मान लूंगा, जल्दी बोलना। प्रेसिडेंट लिखिएगा, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज। तो आप तो इतना सुन के खुश हो जाएंगे, सर सीधा ही 182 से 60 पे आ गए। तो सुनिए तो सही, सरकार ने आगे क्या रखा, पागल थोड़ी सरकार, तो कुछ तो कारण रखा होगा। क्या? ही मस्ट स्टे इन इंडिया, स्टे या रिजाइड एक ही बात है, कॉपी कर रहा हूं वहां से, इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। आप इतना सुन के खुश हो गए। एंड क्या वर्ड है बीच में? एंड, सर्कल भी कर रहा हूं, एंड मतलब प्लस, इसके साथ ही एक कंडीशन और रख दी। क्या? दोबारा, ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर। मैं ठीक है यार, 60 दिन वाला क्वेश्चन ठीक है, 60 डेज और मोर, एंड ही रिजाइड्स, he resides in India for 365 days or more. He resides in India for 365 days or more in the preceding, अगर लैंग्वेज समझते हैं वर्ड, in the preceding 4 previous years. इन द प्रोसीडिंग, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है, अगर समझ गए तो आगे सारा चैप्टर खत्म है। सिर्फ 10 मिनट की डिस्कशन है, क्योंकि इसके साथ कॉपी पेस्ट सेम लॉ किसके अंदर है, अपना एचयूएफ के अंदर, और जो बाकी फर्म कंपनी एओ पे है उसके अंदर तो डेज का कंसेप्ट ही नहीं। तो इसका ही क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल बनता है। डन। दोबारा जी, पहली कंडीशन आपको मैंने क्या कही, अगर एज्यूम बनना, ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया फॉर कितने बच्चे? 182 और मोर इन द रेलेवेंट, कहां पे? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो मैं आपके लिए लिखना चाहूंगा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर कौन सा था मेरे अकॉर्डिंग, 22 से 23। डन। मैं कह जी तो मुश्किल है, ये तो मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो फिर सुनो, एक और लॉ है आपके लिए, आपके लिए एक और लॉ है। क्या? ही मस्ट स्टे या रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, मेरा यहां पे लिखना रह गया, इन किसमें? आरपीवाई, करंट ईयर जिसको आप बोलते हो, कि करंट ईयर में कितने दिन के लिए रुक जाओ? 60 दिन के लिए। तुम तो कर सकता है वो, लगे हाँ 60 दिन तो ठीक है भाई, 12 महीने में 2 महीने तो अच्छा भी लगता है। फिर किस बात का हिंदुस्तानी कहलाता है? चलो चला जा बाहर, समझे नहीं बात को, कि 2 महीने तो आ जा। मैं हाँ 2 महीने, चलो मैं आ जाऊँ, 60 दिन 70 दिन 75 दिन आ जाऊंगा मैं, ठीक है। एंड प्लस, और क्या करना है तुझे? 365 दिन टोटल एग्रीगेट, जहां मैं डेज की बात करूं वहां डेज है, जहां ईयर की बात करूंगा वहां पे ईयर। ओके, 365 दिन और मोर इन द प्रोसीडिंग, कौन से साल जी? पिछले 4 साल। अब बच्चा कहता है पिछले 4 साल कौन से लेंगे? 22-23 को छोड़ के। 22-23 तो आपका कौन सा ईयर आता है? रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैं कौन सा बोल रहा हूं? प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर 4। तो मुझे प्रीवियस ईयर लिखवाइएगा, पिछले 4 कौन से हैं? 22-23 तो आप बोल रही हो, 22-23 का बैक कर लीजिए, 21-22 आराम से लिखाइए। सर क्यों? इसलिए कह रहा हूं ये कभी चेंज होने वाले नहीं है। सबसे अच्छी बात तो ये है, इट्स नेवर बी चेंज, ये वही ईयर रहेंगे जो आज पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका इनकम टैक्स में ईयर फिक्स है, वही ईयर आपको फॉलो करना है। 21 से 22, 20 से 21, 19 से 20 और 18 से 19। ध्यान से नोट कर लीजिए, इन 4 सालों में जैसे भी करके आप मुझे कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिए। कितने दिन यहाँ पे सक्षम? 365 और कितने बच्चे?
मोर। सर ये तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? 4 सालों में 60 दिन तो हो गया, वो छोड़ दे, 60 दिन तो हो गया। 4 सालों में मेरे कितने दिन बन जाएं जी यहाँ पे? अपना 365 दिन मुझे जो सेटिस्फाई करवाने पड़ेंगे। अब 100 दिन के लिए आ जाइए, समझे नहीं बात को? ठीक है, अब आप गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे, सर मैं यहाँ पे 100 दिन के लिए आ जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनना। अगले साल मैं ना ही आऊं तो फिर ना आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगले साल ऐसे ही बना रहा हूं, आप मत बनाओ, आप मत बनाना, सब लिखा पड़ा है मेरे पास। अगले साल यहाँ पे मैं 230 दिन के लिए आ जाऊं, ताकि आपकी इच्छा, जैसे आपका सिस्टम बनता है। कोरोना आ गया तो आप इंडिया में ही थे, जैसा सिस्टम मान लीजिए कोरोना वाला टाइम नहीं है। और अगले साल मैं अगेन 120 दिन के लिए आ जाऊं, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब मैं आपका लॉ चेक करूंगा, 22-23 की रिटर्न फाइल करूंगा, आपका स्टेटस चेक करूंगा, तो मैं आपसे पूछूंगा। और पहली बात तो मैं समझ रहा हूँ आप 100 में से 90 लोगों का आंसर हमें पता होता है। रीजन क्यों हमको जानते हैं, वो कहाँ रहते हैं? मेरे अगर 100 क्लाइंट्स हैं, 80 to 90 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका स्टेटस मुझे डे 1 से क्लियर है। बिकॉज वो रहती कहाँ है? इंडिया बाहर घूमने घूमने जाते हैं, 5 दिन 10 दिन 20 दिन, पैसे भी लगते हैं, फ्री थोड़ा घूमा जाता है, क्योंकि लेके जा रहे सेवा, वो तो जान ही रहे, तो वहां घूमने के पैसे भी लगेंगे। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे मोहाली में एक एसरेट कंपनी है, धीरज सर ब्रदर उनके ऑडिटर हैं, वो यूएस से काम करते हैं। आईटी कंपनीज बहुत मोहाली ओपन हो रही है, 26 पंचकुला में काफी हो रही हैं। तो वो फॉरेन के हैं, वो उल्टा पर्सन है, इंडिया में बहुत कमाते हैं। क्यों? वो रहते ही फॉरेन है। उनका जो क्लीग यहाँ पे काम करता है, वो बल्कि वहां आता जाता रहता है, वो कभी यहाँ पे होता है, कभी फॉरेन चला जाता है। तो उन क्लाइंट के केस में मुझे पूछना पड़ता है, सर आपका पर्सनल स्टेटस, देखो कंपनी का स्टेटस तो मैं बता दूंगा आपको, और बता दूंगा, कंपनी में ज्यादा मांग लेता। पर्सनल बंदे के स्टेटस में सरकार ने यहाँ क्या रखा हुआ है? डेज। और जहां आप समझते हैं डेज है, तो वहां तो फिर एक एक दिन कीमती है। और ध्यान सुनना, छोटी अमेंडमेंट क्या आई, तो मैंने कहा जी 182 182 जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं ये तो मुश्किल है, मैं कोई बात नहीं, इजी कर देते हैं। 60 दिन आ जाओ, ज्यादा तो आई जाओ, अच्छी बात है, कम से कम 60 दिन आ जाओ। किस साल में? करंट ईयर, जिसको आप बोलते हैं रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। मैं डन सर, दिमाग में छपकी पिक्चर 22-23 में। सर फिर वही बात है, 60 दिन कैसे? डाउट आते हैं आपके मन में, आप लोगों के डर में आएंगे बहुत ज्यादा। लगातार नहीं, लगातार नहीं, अभी आओ 10 दिन, फिर चले जाइए 2 महीने के लिए, फिर आ जाइए 5 दिन के लिए, जस्ट 5 दिन के लिए, फिर चले जाइए, फिर 2 महीने के लिए आ जाइए, जैसा एग्रीगेटिंग इन। और कोई जब मैं डेज बोल रहा हूं तो डेज में ही काउंट करूंगा। मैं कहा जी 60 दिन तो मैं आ जाऊंगा, प्लस तेरे लिए एक और कंडीशन है। क्या? तू 365 दिन कहा होना चाहिए? इंडिया। कितने सालों में? इस साल को छोड़ दे, इस साल फील कर पाओ मेरी लैंग्वेज को, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर छोड़ दे, इसके बैक पिछले 4 सालों में किसी भी साल में पूरे कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर अगर मैं पूरा 1 साल ही रह जाऊं तब भी मुझे दिक्कत नहीं। मैंने तो लॉ पढ़ाया आपको, 365 यार कंडीशन है ना, कंडीशन है। अब कहते हैं 80 या 60 के ऊपर चलाना है, अब मुझसे पूछ रहे हैं 40 पे चलाऊं और 45 पे चलाऊं या 50 पे चलाऊं, मारेगा इसके बाद आपको। साले जब से बोल दिया 60 के ऊपर चलाना, उसके नीचे जाए 58 पे चला, मजे ले रहे हो उसके साथ। और कहता मैं बताता हूँ तुझे, चला तू 58 पे चला, मैं कैसे करता हूँ उसको 60 में बताता हूँ। समझे नहीं बात को? एक लिमिट है ना, 365 और डेज है ज्यादा। सर मैं अगर मेरा मन करे मैं ज्यादा रह जाऊं, सर तेरा हिंदुस्तान है, जब मर्जी रह जा, तेरा घर है। मुझे कितने चाहिए उससे? 365, और मोर तो चलो तेरी इच्छा है। और पिछले 4 सालों, याद रखना, इन पिछले 4 सालों में करंट ईयर काउंट नहीं होगा, ये बार बार मेरा वर्ड रहेगा आपसे। आरपीवाई रेलेवेंट प्रीवियस ईयर मींस आपका क्वेश्चन आंसर 22-23। प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर मींस दैट इस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल। अब ध्यान से मेरी बात को एग्री करना, इनमें से, अगर मैं यहां पे मार्कर चेंज करूं, इनमें से कोई एक कंडीशन मुझे मैच करवा देना, कोई एक कंडीशन मैच करा देना, तो आप मेरे लिए क्या बन जाओगे बच्चे? रेसिडेंट। अगर आप एक भी मैच ना कर पाए, आंसर सुनना, देन आप क्या बन जाएंगे? नॉन रेसिडेंट। कोई डाउट यहां तक? एक बार के लिए। फिर एक डाउट आया, सर ये क्या दो दो ऑप्शंस जो आप दे रहे हो ये सबको पूछते हो? मैं क्या, हाँ जी सबको पूछता हूं, एक्सेप्ट 3 लोगों को छोड़ के। मैं सीधा करेक्ट बता रहा हूं आपको चैप्टर का। 3 लोगों को छोड़ के, मतलब उनके लिए, उन 3 लोगों के लिए ये लिमिट है ही नहीं, मतलब दूसरा ऑप्शन ही नहीं उनके लिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। कौन सी वाली? 182 डेज और मोर। सर बड़ा स्ट्रिक्ट कंडीशन रखी है ऐसे 3 लोगों के लिए, कौन है? ऑरली सुन लेना एक बार। एनी पर्सन जो इंप्लॉयमेंट के लिए कहां गए हुए हैं? आउटसाइड इंडिया। है कहां के? इंडिया के।
दूसरा क्रू मेंबर, मेरा नाम समझते हैं, शिप मेंबर्स जो इंडियन शिप पे काम करते हैं, चले गए तो 6-6 महीने, साल पता नहीं, 2-2 महीने, 6-6 महीने नहीं पता, ठीक है। तो क्रू मेंबर्स दो। द्वारा एनी पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए कहा गए हैं आउटसाइड इंडिया, है इंडिया के, तभी तो स्टेटस चेक कर रहे हैं, अगर फॉरेन के होते तो हम क्या चेक करना है। दूसरा क्रू मेंबर्स दो। तीसरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो वर्ड्स है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या बड़ा वर्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक और है इंडियन सिटीजन, क्या बड़ा है, दोनों में फर्क है। इंडियन सिटीजन जो इंडिया आया है फॉर विजिट पर्पस के लिए, किसके लिए, विजिट, घूमने के लिए। तो यहाँ डेफिनेशन सब लिखा पड़ा है, मेरा सब लिखा पड़ा है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो हमने एक्सप्लेन किया, जिनका जन्म उनका, उनके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का कहा हुआ है जी, इंडिया। इंडिया मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया। अब पहले पाकिस्तान तो 47 में बना, तो उससे पहले सब इंडिया में थे। 1913, 1920, 1925 में कोई आपके दादा फॉरेन चले गए, तो आपका रिलेशन कहीं ना कहीं इंडिया से तो रहेगा। जो हमें थर्ड जनरेशन आप बोल देते हो, पीढ़ी, जैसे अपने फैमिली से पूछेंगे आप लोग घर जाकर भी कि आप बेसिकली कहां से, तो आप बेसिकली बताएंगे जी हम लोग पंजाब साइड से हैं, हरियाणा से हैं, राजस्थान से हैं, कहीं ना कहीं से आप शिफ्ट हुए। मैं कहूँ जी मैं समाना से हूँ, पटियाला साइड से, पंचकुला आ गया, हरियाणा में आ गया, पंजाब से। तो पहले बेसिकली उससे पहले गांव से थे, माजरी वहां पे गांव है, मान लो वहां से थे, तो कहीं ना कहीं लिंक आपका रहेगा एज अ जनरेशन। तो थर्ड पीढ़ी, अनडिवाइडेड इंडिया हमने कहा, तभी डिवाइडेड नहीं कहा, अनडिवाइडेड। तो वो उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। इंडिया क्या आ गया, घूमने आ गया। जैसे मूवीज में दिखाती हैं, बड़ा कल्चरल प्रोग्राम था कि फॉरेनर जो बड़े वहां पे सेट हैं, बहुत अच्छे इंडियन फैमिलीज, उनका बर्थ वहीं पे हुआ, उनके बच्चे भी वहीं पे हुए सारे। तो सिस्टम क्या है, कभी इंडिया घुमाने लेके आते हैं, या अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी हवेली वगैरह, ऐसा कुछ फिल्मी स्टाइल जो दिखाते हैं, या अपनी लैंड, जमीन, एग्रीकल्चर, कि अपना कल्चर उनको पता होना चाहिए कि अपन यहाँ से बिलोंग करते थे, ये हमारी बैकग्राउंड थी, आज जो मर्जी है, आज जो मर्जी है, वो इंडिया आएंगे और घूमने के लिए आएंगे। और मोस्टली वो 4-4, 5-5, 6-6 महीने अच्छे यहाँ पे इंडिया में लगा जाते हैं। तो उनके लिए हमने कहा कि इफ यू वांट टू बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो आपके लिए दो दो कंडीशन नहीं है, सिर्फ एक है। कौन सी, 182 और मोर। तो दोबारा सबके लिए दो ऑप्शन है, कोई एक मेट कर देना, मैं आपको अपना क्या बोल दूंगा, जल्दी बोलना, रेजिडेंट। नहीं कर पाओगे तो क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। ध्यान सुनना, ओके सर, अगर तीन लोग हैं, कौन तीन लोग हैं, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, द्वारा एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, क्रू मेंबर जो शिप पे काम करते हैं, तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 3 वाला, और इंडियन सिटीजन जो इंडिया आया है सिर्फ किसके लिए, विजिट पर्पस, घूमने के लिए, फॉर टूरिंग पर्पस, विजिट पर्पस। इन तीन लोगों के लिए सिर्फ एक कंडीशन। चलो सर आपने बात बड़ी करी, अगर ये इन दोनों में से चलो मान लो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, आज मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, वरना आपको डेज काउंट करने अगले लेक्चर में सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप रेजिडेंट बन जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर आप क्या बन जाते हैं, जल्दी बोलना, रेजिडेंट, तो मैंने आपसे कहा था, मैं आपसे दो क्वेश्चन और पूछने वाला हूं, क्या आप ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं, ध्यान से सुनना, या आप नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट हैं। चलो आप किसी बहाने अपना जाहिल अगर कहीं रेजिडेंट बन गए, किसी कारण आप रेजिडेंट बन गए, क्या आप आमतौर पे भी यही होते हैं, या वैसे रेजिडेंट बन गए ड्यू टू वो 60 दिन 100 दिन कुछ काम कुम पड़ता रहा 4 साल, तो आप इंडिया आते रहे, तो आप रेजिडेंट बन गए। मैं नहीं, मैं आमतौर पे भी कहां पे होता हूं, इंडिया। तो उसमें सरकार ने आपसे कंडीशन क्या रखी, ध्यान से सुनना, पहले तो कंडीशन के बीच में क्या रखा, जल्दी बोलना बच्चे, एंड, दो कंडीशन है, और दोनों के बीच में क्या रखा, एंड, मतलब कंडीशन और हार्ड करनी, और नहीं है, यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ। अगर आपने ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना है, तो आपको दोनों कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी, सेटिस्फाई। वो क्या है, एक हल्का सा लिखूंगा, ध्यान से सुन लेना आप लोग भी, ही मस्ट बी अ रेजिडेंट, ही मस्ट बी अ, क्या लिख रहा हूं, अब रिजाइड्स नहीं बोला बच्चे, अगर आपको ध्यान समझ आया हो, ही मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया in any 2 previous years out of proceeding out of proceeding 10 previous years। ये आपके लिए एक लॉ रखा, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, ही मस्ट बी अ, रिजाइड्स नहीं कहा मैंने, दोबारा सुनो,
रिजाइड्स का रहना, और डेज की बात नहीं करी। क्या कहा? ही मस्ट बी, या क्या होना चाहिए? रेजिडेंट, इंडिया का क्या होना चाहिए? नागरिक बन जाना चाहिए। ऑफ इंडिया इन एनी, कितने साल में? 2 साल में, कोई 2 साल, कोई 2 साल। आउट ऑफ कितने, मैं यहां लिखूंगा, आउट ऑफ कितने प्रोसीडिंग, रेलेवेंट नहीं, द्वारा रेलेवेंट नहीं, मतलब आप आप एक दावा कर सकते हैं कि जब ओआर एंड ओआर की कंडीशन चेक करनी है, वहां पे आरपीएवाई कहीं पे भी नहीं है। तो ये कितने साल? पिछले 10 साल। तो पिछले 10 सालों में कोई 2 साल, कोई 2 साल इंडिया के क्या बन जाइए, जल्दी बोलो? रेजिडेंट। तो मेरी बात बड़ी करना, रेजिडेंट बनने के लिए क्या कंडीशन थी? आपके सामने, दोबारा सामने। पहले तो डेज मैट करे, डेज मैट करे तो क्या बन गए? रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट डन। उस रेजिडेंट बनते ही मैंने आपसे पूछा, चलो आप रेजिडेंट तो बन गए हो, अगर नॉन रेजिडेंट बन जाते फिर तो क्वेश्चन खत्म होता, फिर तो क्वेश्चन खत्म, फिर क्या बात करनी है आगे आपसे। अगर रेजिडेंट बन गए, देन अगेन क्वेश्चन पूछूंगा वेदर यू आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैं इसमें क्या चक्कर है, मैं कुछ नहीं सर, कंडीशन है, 2 कंडीशन हो रहा है, और दोनों के बीच में क्या है? एंड बोथ कंडीशन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड। नंबर 1, ही मस्ट बी अ रिजाइड नहीं, रेजिडेंट, नागरिक होना चाहिए एनी 2 साल पिछले 10 सालों में, रेलेवेंट नहीं, 22-23 को छोड़ दो, 22-23 के बैक 10 सालों में कोई 2 साल। सर कौन से दो? मैडम कोई 2 साल, पहला, आखिरी, लास्ट वाला, बीच वाला, कोई भी 2 साल हिंदुस्तान के क्या बन जाओ? नागरिक। और नागरिक बनने के लिए क्या कंडीशन थी? ये दो, मतलब किसी 2 साल 182 और मोर आ जाओ, या फिर इसमें क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे रिकी पॉन्टिंग काम कराते हैं कि वो हर साल इंडिया में आता है 100 दिन के लिए, इसका टेस्ट कराऊंगा आपको मैं। हर साल इंडिया में आता है कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए। क्या वो रेजिडेंट बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है। किस केस में बन जाता है? ध्यान सुनना, इसमें तो नहीं बन पाएगा। तो इसमें कितने चाहिए? 180, प्रेजेंट है ना क्वेश्चन भी, 182 और मोर, यहां नहीं बन पाएगा। यहां क्यों बन जाएगा? सर सुनो, 60 दिन के लिए चाहिए, जिस दिन वो आता है कितने दिन के लिए आता है, जल्दी बोलना? 100 दिन। तो डन हो गया। और मैं कंडीशन क्या लगा रहा हूं सेक्शन, हर साल आता है, लगातार 2009 से आ रहा है। मतलब क्यों कहना चाहता हूं, तुझे पिछले 4 सालों में कितने दिन चाहिए, जल्दी बोलना जी? 365। और मैं कह रहा हूं जी हर साल आता है, तो 100 दिन हर साल आता है, तो पिछले 4 सालों में कितने दिन के लिए आया होगा? 400। मेरी कंडीशन पूरी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने उसको अगला क्वेश्चन पूछा, ध्यान पूछा, आप कहोगे और यहाँ फेल हो गया, और यहाँ फेल हो गया। मैं कह रेजिडेंट बन गया, कहना जी बन गया। मैं क्या तू ऑर्डिनरली है? तुझे चेक करना पड़ेगा। कहता ही चेक कर लीजिए, ही मस्ट बी रेजिडेंट होना चाहिए, और रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन थी, जल्दी बोलना? 2। रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन थी, और इन 2 में इसमें तो फिर लाइन ही कर पाएगा, समझो बात को। तो चाहिए कितने? 182 और मोर। तो इसमें वो फिर बच जाएगा 60 पिछले साल के, और उसके बैक 4 साल में 400, फिर 60 पिछले 4 साल में 400। बट वो कहां फंस जाएगा? यहां नोट कीजिएगा, एंड वाले में। ही मस्ट, लास्ट कंडीशन है, खत्म करते हैं, रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर। ये ओआर की जी, ओआर की, अगर ओआर बनना है तो बोथ कंडीशन आपको सेटिस्फाई, ओआर की कंडीशन है जी। पहले लिख लीजिए, सब लिखा पड़ा है। ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन इंडिया प्रोसीडिंग या लास्ट, जो भी आप वर्ड कहेंगे, 7 प्रीवियस ईयर्स। ध्यान सुनना, लास्ट कंडीशन थी मेरी तरफ से, इसके बाद रिपीट भी करेंगे, बहुत बार रिपीट होगा, चिंता मत करिए ध्यान से। अब इस कंडीशन में उसी केस को रख के देखो, आप कहेंगे सर वो रह गया, क्यों? ही मस्ट रिजाइड्स इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर, 730 दिन। तो बच्चा अपना दिमाग लगाता रहता है, ये 365 730 हो गए, ठीक है आपके अकॉर्डिंग गुड है, बट मुझे ऐसा नहीं करना, कि मुझे डेज है तो मैं डेज के अकॉर्डिंग चलना चाहता हूं। इन द इंडिया, इंडिया होना चाहिए, प्रोसीडिंग लास्ट कितने साल? 7 साल। अभी आप रिकी बॉन्टिंग की बात कर रहे थे, सर वो हर साल कितने दिन के लिए आता है? 7 साल भी आएगा तो कितने दिन हुए? 700। चाहिए कितने? इसलिए मैंने कहा, दोबारा समझिएगा कि इसको, या वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको मजा आएगा कि सर हर टेस्ट वो पास कर गया। 60 दिन इंडिया, 100 दिन पिछले 400,
फिर पिछले साल 4 दिन, फिर 400 हो गया। रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का 2 साल पिछले 10 साल में, और रेजिडेंट बनने के लिए क्या लॉ है, वही 2, वो उसमें फिर मैच कर गया वो, बट यहां फंस गया। एंड है, एंड क्या, पिछले 7 सालों में टोटल एग्रीगेट मिला के 730 दिन आप कहां होने चाहिए, इंडिया। पर वो कितने दिन के लिए आता था, 100 इंटू 7, 700 चाहिए कितने, 730। यहाँ लॉ का एक आंसर है, मतलब एक क्वेश्चन और पूछा हुआ मैंने, व्हाट विल बी योर आंसर इफ रिकी पॉन्टिंग स्टे फॉर द 110 डेज। जान कैसे कर दिया, तो आप समझ पाएंगे सर पहले भी सब कुछ तो हो ही गया था। 110 इंटू 7 करूं तो 700 कितने बनते हैं, 70, और चाहिए कितने, अब वो रेजिडेंट भी है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और मैं इसकी चर्चा आज इतनी ही बता पाऊंगा, पर ये नहीं बता पाऊंगा कि क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि न्यूमेरिकल पे इसका क्या इंप्रेशन है कि ओआर होने से क्या फर्क पड़ेगा और एनआर होने से क्या। अब ये देखो चार्ट, इसको यहां छोड़ दूं, डन है ये। अब ये रहा नोट्स, फटाफट अंडरलाइन करिएगा आपके पास ये पेज और संभाल के रखिएगा, ये मैं ग्रुप में भी आपको अलग से शेयर करूंगा। डन। रेजिडेंस एंड क्या पढ़ना है बच्चे, हमने जल्दी बोलना, टोटल इनकम। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, टोटल इनकम ऑफ असेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या लिखा बच्चे, टोटल इनकम हम असेसी की नहीं डिटरमाइन कर सकते जब तक आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं पता। तो पहले तो मेरी वही आ गई, स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन किस पे, स्टेटस। इफ एनी पर्सन बिकम्स रेजिडेंट देन इज होल वर्ल्ड इनकम। अगर आप मैच कर पा रहे हैं मेरी बात को, अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप कहीं भी पैसा कमाइए, कहीं भी पैसा कमाइए, उसका टैक्स हिंदुस्तान सरकार को आपको देना पड़ेगा। हाँ, एक चीज का फायदा होता है, कभी नॉलेज में सुना हो आपने, कुछ कंट्रीज के साथ हमारे एग्रीमेंट्स साइन है, जिस बोलते हैं डीटी, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं यहाँ पे पैसा कमाता हूँ तो इंडिया सरकार टैक्स देती है, यूएस से चला गया, कनाडा चला गया, वहां सेमिनार थे, वहां पैसा कमाया, हिंदुस्तान सरकार ने फिर टैक्स लिया, या उधर की गवर्नमेंट ने भी टैक्स लिया, तो अपने को तो डबल टैक्स पड़ गया। तो यहाँ कोलैबोरेशंस हैं, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन है कंट्रीज के साथ अपने, कि अगर वो कंट्री टैक्स लगाएगी तो हम कंट्रीज पे टैक्स छोड़ देंगे, या कुछ रिलैक्सेशन या रिबेट दे देंगे, बट अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है। और 6th सेमेस्टर में है डीटीडब्ल्यू, थ्योरी का चैप्टर है, जस्ट वह इसका न्यूमेरिकल बड़ा तगड़ा बन जाता है सीएम, यहाँ पे उसकी थ्योरी है। आगे, इस टैक्सेबल इन इंडिया बट इफ पर्सन बिकम्स नॉन रेजिडेंट then only Indian income is taxable for that person. Residential status shall be determined every person each previous year independently. ये नहीं कि आप एक बार चेक करेंगे और अगली बार चेक नहीं करेंगे, हर साल आपको बच्चे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो फटाफट टिक करते हैं। तो लिखा पड़ा आपके सामने, क्या बड़ा छोटा लिखा पड़ा है, मैंने काफी एलैबोरेट किया क्योंकि लॉ लिखना पड़ेगा पेपर में, तो नंबर उसके हैं, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट समरी है ना, तभी क्या रेजिडेंशियल स्टेटस किसका, पहली बात बॉक्स करना, इंडिविजुअल का। बेसिक कंडीशन नाम देता हूं बच्चे इसको मैं, 6(1) की सेक्शन याद हो तो गुड, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। पहली, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, याद आ गया मेरा पॉइंट, 180 डेज और सीधा ही देखो हम क्या लिखते थे, ही मस्ट रिजाइड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स, एक्चुअली ये है बेयर एक्ट, अगर आपको पता हो, बेयर एक्ट मतलब लॉ, जो लॉ में लिखा गया, ये समरी है जी, सीधी बात। वन आप यही पढ़ते हैं, 182 डेज और मोर का होना चाहिए इंडिया। मतलब पढ़ने का मजा इस बात का है कि सामने वाले को चैप्टर पर बिना नोट्स के याद करा, की स्टेटस क्या पता करना है, सिंपल सी बात है, 182 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए इन द रेलेवेंट, ये जरूर लिखा हुआ है इन द प्रीवियस ईयर, जिसको मैंने नीचे लिखा हुआ है करंट प्रीवियस ईयर, अगर आप समझ पा रहे हैं। देन और याद आया, और था, और क्या है, और यहाँ पे स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर, एंड आपके यहाँ पे फोटो स्टेट है तो कलरिंग नहीं हो पाई, और यहाँ पे एंड रेड में लिखा कि स्पेशली ध्यान रहे कंडीशन है, स्पेशली कंडीशन है, एंड क्या 365 और मोर इन द लास्ट 4 प्रीवियस ईयर्स। तो ये मेरा क्रक्स था आपके सामने। अगर आप रेजिडेंट बनना चाहते हैं तो 2 लो हैं आज के बाद, बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन द आरपीवाई, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 और मोर एंड 365 और मोर इन द रेलेवेंट अपना प्रीवियस 4 प्रीवियस ईयर्स। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं दोनों में कोई एक, देन आप क्या बन जाएंगे, जल्दी बोलना जी। बट आगे क्वेश्चन अराइज हो जाता है, कौन सा, क्या आप ऑर्डिनरी हैं या क्या आप नॉट ऑर्डिनरी हैं। तो उसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है अपने लिए, क्या, एडिशनल कंडीशन। तो आप भी ऐसे याद करिएगा सर, फर्स्टली वी हैव टू परफॉर्म द बेसिक कंडीशन, इफ यू टेस्ट पास कर लेते हैं बेसिक का, देन आस्किंग यू अगेन क्वेश्चन एडिशनल कंडीशन। एडिशनल में क्या था, जल्दी बोलना, एंड मतलब क्या, रेजिडेंट फॉर कितने 2 प्रीवियस ईयर और मोर लास्ट कितने बच्चे
पिछले 10 सालों में, करंट की बात नहीं करूंगा। इन दोनों कंडीशन में एक फायदा है, मैं आरपीवाई की बात नहीं कर रहा। आरपीवाई की बात सिर्फ कहां होती है, पहली बार, वन टाइम, दोबारा बात नहीं होगी आपसे। और एंड क्या है, स्टे इन इंडिया। देखो जहां स्टे है तो स्टे की बात करूंगा, जहां रेजिडेंटशिप की बात चल रही है तो रेजिडेंट की बात करूंगा आपसे, ठीक। स्टे इन इंडिया 730 और मोर इन द लास्ट कितने बचे, 7। तो ये मेरा बेसिक एक आपसे छोटी सी चर्चा थी, हाउ कैन यू परफॉर्म द टेस्ट। डन है, या तो डाउट क्लियर है जी। अब ये पैरा फटाफट पढ़िए, खत्म करिएगा। इफ एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाई ओनली वन बेसिक कंडीशन, एटलीस्ट वन, एक कर दे, देन ही इज ट्रीटेड एज अ रेजिडेंट इंडिया। अदरवाइज वो क्या बन जाएगा बच्चे, नॉन रेजिडेंट। एक कर देंगे तो रेजिडेंट बन जाएंगे, वरना नॉन। इफ एनी इंडिविजुअल बिकम्स रेजिडेंट इन इंडिया, देन वी हैव टू चेक सच पर्सन, क्या वो ओआर है इन इंडिया या वो एनओआर है। आर बट एनओआर, रेजिडेंट तो है बट एनओआर है इंडिया। इफ द एसएससी सेटिस्फाई, अंडरलाइन करिएगा, बोथ द एडिशनल कंडीशंस, दोनों कंडीशनें मेट करनी पड़ेंगी, बोथ, देन ही इज ट्रीटेड एज आर एंड ओआर, अदरवाइज आर बट एनओआर। अगर आप राइटिंग पार्ट से सोच रहे हैं कि बाकी टीचर्स थ्योरी लिखवाते हैं, वो तो यार आपकी बुक में मुझसे बेटर लिखा पड़ेगा, और मैं आपको टिक भी करा दूंगा, तो इसको पढ़ लेना। अगर पढ़ना है कंसेप्चुअली की जो मेरे काम आए हो, मेरे नोट्स में काम आए हो, मेरे न्यूमेरिकल में काम आए, तो ये चीज है। और ये पेपर के लिखने में भी बुरा नहीं है, पहले कह दूं। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एक डाउट आया, सर जिस दिन हम इंडिया छोड़ के जाते हैं या जिस दिन आप इंडिया के लिए वहां से चलते हैं, तो वो दिन कहाँ काउंट किया जाएगा। जैसे +1 में टॉपिक पढ़ते थे, मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा कुछ डेज वाला, तो बड़ा डाउट आता था कि पहला दिन जोड़ना के नहीं जोड़ना। तो यहाँ सरकार ने सर्कुलर दिया, भाई जैसे बर्थडे वाला सर्कुलर आया था, तो यहाँ सर्कुलर क्या दिया कि सर दोनों दिन इंडिया माने जाएंगे। आज की तारीख 22 अगस्त, आप इंडिया से लीव करते हैं, चाहे अभी चाहे मॉर्निंग, तो 22 अगस्त जब मैं काउंट करूंगा, इंडिया ही काउंट करूंगा। उधर से अब 10 सितंबर को चलते हैं, मान लीजिए सर मैं यहाँ पे 11 को आता हूँ, ठीक है, या 10 को ही पहुंच जाता हूँ, वो मेरा इररिलेवेंट है। आप जिस दिन वहां से फ्लाइट टेक ऑफ करी, यानी कि इंडिया पहुंची नहीं, जिस दिन आप वहां से चल पड़े, डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर, वो मेरा इंडिया ही माना जाएगा आपकी कैलकुलेशन पर्पस। कहीं आपका 1-2 दिन का फर्क इस वजह से ना हो। और यहाँ पे लॉ में 182 और मोर है, ध्यान समझना, लेस नहीं है। अगर 181 रहा तो आपका टेस्ट पास नहीं हो पाएगा। जैसे कि द डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया एज वेल एज द डे ऑन विच ही लीव्स इंडिया, दिन छोड़ के गया, shall be taken into account as a stay of individual in India. इन फॉलोइंग केसेस में मैंने आपको कहा था ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 कौन सी थी जी, सिर्फ 182 डेज और मोर वाली फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस। सेकंड बेसिक कंडीशन इग्नोर करेंगे। और 3 लोग कौन से थे, अगले पेज पे आपके सामने हैं, अंडरलाइन कर लीजिए और रीड कर लीजिए फटाफट। क्या नंबर 1, पहला कौन सा था जी, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द PY फॉर एन एम्प्लॉयमेंट, आपको जो मैंने कहा था आउटसाइड इंडिया। दूसरा, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लीव इंडिया ड्यूरिंग द PY प्रीवियस ईयर। और तीसरा लास्ट है, इसके बारे में आगे नहीं पढ़ेंगे कारण इसकी अमेंडमेंट आई थी, कुछ बताऊंगा क्या, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन रीजन। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोनों में फर्क होता है। पर्सन ऑफ इंडियन रीजन का मतलब होता है कि जिसका बैकग्राउंड एज अ फादर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया या अनडिवाइडेड इंडिया से, अभी बढ़ा दूंगा। इंगेज आउटसाइड इंडिया, काम भी बाहर करते हैं, कंपनियां भी बाहर है, जॉब भी बाहर करते हैं, वो परमानेंटली वहीं पे रहते हैं। इन एनी एम्प्लॉयमेंट और अ बिजनेस और प्रोफेशन, वहां उनकी दुकान है, बिजनेस है, नौकरी है, कुछ भी है। एंड इंडिया में जस्ट वो क्या आ रहे हैं, विजिटिंग पर्पस, घूमने के लिए ड्यूरिंग PY। एंड ये अमेंडमेंट आई है जी, नहीं ये अमेंडमेंट है, आपकी बुक इसको कवर करती है। और आधे टीचर मानोगे ये पढ़ाते भी, और उनकी भी गलती नहीं है, बेचारों को समझ में नहीं आती, तो क्या भी क्या। और जब आप पढ़ लोगे आप दूसरे को पढ़ा दोगे, मेरी गारंटी है। ये क्या अमेंडमेंट आई, पहले ये पॉइंट था ही नहीं। आज ही पूछ लेना कि सर ये पर्सनल इंडियन ओरिजिन का क्या पॉइंट है, ऐसे पूछ लेना फॉर्म आगे सर को, क्योंकि 15 लाख वाला पॉइंट आया, ये क्या आया पता चल जाएगा। कारण क्यों, अपना ये फर्क है, आपके साथ अपडेट है, आपको तो फिर मैं 1 साल पीछे पढ़ा रहा हूँ, सी वालों को तो फिर 1 साल आगे चल रहे हैं। तो ये तो बाय हार्ट मेरे को पता है क्या पॉइंट आया, पहले कोई 15 लाख वाला पॉइंट नहीं था। सरकार इनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम लेकर आई है, 15 लाख देके, कि चलो तुम है तो इंडियन यार। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा दुबई वालों की या केरला वाले लोगों की, मोस्टली कहाँ बैठे हैं, फॉरेन बैठे हैं सब ये, और उनकी सारी प्रॉपर्टी इंडिया में, सारा रेंटल इनकम वहां से कमा कमा के यहाँ शोरूम ले जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खड़ी करी जा रही हैं।
या उनकी रेंटल इनकम्स है, इंटरेस्ट इनकम्स है, एफडीज है, उनके घर वगैरह हैं, फार्म हाउसेज हैं, मतलब बड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज उनकी पड़ी है, पर छोड़ के जाते नहीं, पर है रहते फॉरेन ही है, जो इंडिया घूमने आते हैं बस। तो उनके लिए जो आप कंडीशन भी चेक कर रहे थे, सिर्फ एक कंडीशन थी, उनके लिए हमने थोड़ा सा रास्ता रिलैक्स किया है, बट एक कंडीशन लगा के, अगर उनके लोगों के लिए, अगर आपकी इंडिया में इनकम कितनी है, मोर देन 15 लाख, कम है तो मैं आपके लिए रिलैक्स नहीं करूंगा, फिर आपके लिए वही एक कंडीशन, मोर देन इंडियन इनकम, और इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। आप मुझे फॉरेन इनकम बताने जा रहे हो कि मैं फॉरेन में 2 करोड़ कमाता हूं, मैं कहा महीने क्या लेना, इंडिया बता क्या कमाता है, कारण टैक्स आपका इंडियन इनकम पे लेना, दूसरे फॉरेन से मुझे क्या मतलब। तो इसलिए अमेंडमेंट आई, और कैसे करेंगे इसको अलग से, और ये नोट था इसका लास्ट, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ही ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स या ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। क्लियर हो गया जी, यहां तक हमने आज इसको कवर करा। पीडीएफ अपने पास रखना, और इसके नीचे अमेंडमेंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे आप नोट कर पा रहे हैं, 2 पेज है, पूरा इंडिविजुअल, विद प्रैक्टिस, विद क्वेश्चन, विद, सबसे बड़ी बात तो अमेंडमेंट जो आई है इसके अंदर कवर है, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, और आपकी बुक के अंदर सब दिया पड़ा है, मेरे पास सब रेडी है। हाँ, अगले 2 लेक्चर्स में क्या होगा, रेडी फॉर दैट, कि अपना फिक्स रहेगा सिस्टम लेक्चर्स का, तो मैंने शॉर्टकट कुछ फॉलो किया कि क्यों टाइम वेस्ट करना, और लिखवा भी दिया जितना आप कर सकते थे। डन, विदाउट सर। ओके जी, ठीक है सर, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू बच्चे।